गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम पढ़ रहे थे सेरीकल्चर के बारे में, जो सिल्क वर्म आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट है, इसके बारे में बात कर रहे थे। हमने इसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, लाइफ की स्टेजेस के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे कि सेरीकल्चर जो है ना, सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन जिसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप काम आते हैं और कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें जो है इसका कर सकते हैं प्रोडक्शन, और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखिए इसमें मेनली अगर बात करें तो 3 चीज़ें शामिल होती हैं। फर्स्ट है मोरिकल्चर, यानी कि जो सहतूत का पालन है, ठीक है, सहतूत की खेती जिसको बोल सकते हैं, यानी कि सहतूत का पेड़ लगाना, उसकी देखभाल करना, उसको प्रिपेयर करना, क्या कहलाता है, मोरिकल्चर। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो यही है, क्योंकि देखिए जब हम सहतूत की खेती करेंगे, उसको जो है पेड़ लगाएंगे, तो उसके ऊपर ही तो रेयरिंग करेंगे इसकी, सिल्क वर्म की, है ना। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोरिकल्चर, फर्स्ट थिंग। इसकी खेती के बाद, क्योंकि इसकी लीफ ही तो इसको खाने के लिए देते हैं, फिर उसके बाद है इंसेक्ट रेयरिंग एंड कोकून प्रोडक्शन, यानी कि कीट का पालन, जो रेशम कीट है उसका पालन और उसके बाद उत्पादन। ठीक है, तो ये शामिल होगा इसके बाद। फिर उसके बाद देखिए थर्ड की अगर बात करें तो वो है थ्रेडिंग या फिर बात करें रीलिंग, या फिर इसको बोलते हैं रेशम निकालना, यानी कि रेशम के जो धागे हैं, रेशम को अलग करना। तो उन धागों को कोकून से हम क्या करते हैं, किल करने के बाद कोकून जो होता है उससे रीलिंग के द्वारा क्या करते हैं, रीलिंग या थ्रेडिंग से वो धागे अलग कर लेते हैं, उस कोकून से उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा जो है प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम मोरिकल्चर की। ठीक है, तो मोरिकल्चर क्या है कि सहतूत की खेती करना या सहतूत को पालन करने की क्रिया क्या कहलाती है, मोरिकल्चर कहलाती है। देखिए इसकी बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो किसकी आवश्यकता क्यों है, तो ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रेशम कीट को पालते हैं उसको इसकी लीव्स जो होती है, ठीक है, इसकी जो लीव्स होती है, पत्तियाँ जो होती है, वो खाने को दी जाती है। अब देखिए जितनी अच्छी क्वालिटी की लीव्स होगी उतना ही ज़्यादा क्या है, हमें प्रोडक्शन में फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या ये ध्यान रखना है कि जब हम सहतूत की खेती कर रहे हैं तो उस समय उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, अच्छी वैरायटी हो, प्लस उनका जो लीफ है वो अच्छी पौष्टिक होना चाहिए। कहने का मतलब उसके अंदर न्यूट्रेंट वगैरह फुल होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उनके अंदर जो भी खाद वगैरह है, उर्वरक जो हम उसको प्रदान करते हैं, वो प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर डोज में हम क्या उसको देते हैं, ताकि अच्छी क्वालिटी की लीफ बने। और जब उन लीफ को जो सिल्कवर्म खाएगा तो उससे क्या है, अच्छी क्वालिटी की और प्लस क्या है, जल्दी हमें क्या है जो है सिल्क मिलेगी। तो देखिए सोइल की अगर बात करें तो लोमी सोइल या जिसको दोमट मृदा बोलते हैं, दोमट मृदा जो होती है वो इम्पोर्टेंट, या बात करें बहुत अच्छी होती है अगर इसकी दृष्टि से देखें। ठीक है, सहतूत की दृष्टि से। अब देखिए इसके अलावा क्या है, इसकी लगभग 20 स्पीसीज है, यानी कि 20 स्पीसीज ऐसी है जिनको रेयर किया जाता है, सॉरी, या जिनको प्लांटिंग की जाती है जिनको। ठीक है, तो इसमें से मेनली कुछ स्पीसीज है 4 या 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए स्पीसीज की बात करें तो मोरस एल्बा, मोरस इंडिका, मोरस सेराटा एंड मोरस लेटिफोलिया, ये 4 स्पीसीज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो मोरस इंडिका है इसकी सबसे ज़्यादा जो है क्या है, इसको ग्रो किया जाता है इंडिया के अंदर अगर बात करें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोरस इंडिका है। तो मोरस इंडिका की क्या है, कुछ स्पीसीज हैं इंपॉर्टेंट रिलीज़ की हुई। तो देखिए उनमें से देखिए सबसे पहले तो है कैनवा 2S30 और S54, ये है साउथ इंडिया के लिए, यानी कि जो दक्षिणी भारत का जो एरिया है उसके लिए ये क्या है, वेराइटीज़ अच्छी है। प्लस अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तरी जो है भारत की, तो उसमें S162, S519 एंड S663 वेराइटीज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये वेराइटी जो है इनको लगाया जाता है। ये वेराइटी किसकी है, ये सहतूत की वेराइटी है। ठीक है, मलबरी प्लांट जो है उसकी वेराइटी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसकी है ये मलबरी, है ना, तो इसकी वेराइटीज़ है। इसके बाद देखिए अगर बात करें प्रोपोगेशन की इसके, तो इसका प्रोपोगेशन जो है सीड से भी होता है, प्लस रूट ग्राफ्ट और स्टेम कटिंग से भी होता है। ठीक है, यानी कि इसकी डायरेक्ट सीड से भी शोइंग होती है, रूट की कटिंग भी लगती है, प्लस स्टेम की कटिंग जो होती है, ग्राफ्टिंग वगैरह वो भी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट की अगर बात करें
तो वो स्टेम कटिंग है। स्टेम कटिंग में हम क्या करते हैं कि लगभग 1 वर्ष पुरानी जो शाखा होती है उससे जो है उंगली के साइज़ के, यानी कि जितनी अपने उंगली की मोटाई होती है उस मोटाई के लगभग आप देख लीजिए 20 से 25 सेंटीमीटर, है ना, फिंगर साइज्ड 20 to 25 सेंटीमीटर जो होगी लंबी, अगर बात करें ग्राफ्ट जो होगी उसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, प्लांटिंग के लिए। ठीक है, यानी कि शाखा, ऐसी शाखा जो लगभग 1 वर्ष पुरानी हो, उंगली की मोटाई की हो, प्लस 20 सेंटीमीटर हो। इसके अलावा 3 से 4 जो है, 3 से 4 उसके ऊपर बड्स निकली रहती है, जो कलिकाएँ निकली रहती हो, वो जो है वो कटिंग सबसे बेस्ट रहती है इसकी प्लांटिंग के लिए। अब देखिए, अगर अच्छी से इसकी प्लांटिंग की जाए प्रॉपर ढंग से, प्लस अच्छे से इसका उर्वरक वगैरह का ध्यान रखा जाए, अच्छी इरिगेशन की जाए समय समय पे, है ना, तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से करने के बाद इसकी जब कल्चर होता है तो उसमें क्या है, हमें लगभग आप देख लीजिए 5000 से 6000 किलोग्राम जो लीव्स है, पत्तियां जो है पर हेक्टेयर हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इनको स्टोर किया जाता है जूट के बैग में। ठीक है, ठंडे पैलेस पे जूट के बैग में क्या करते हैं हम, जो है ठंडा एरिया जो होता है, ठंडे स्थान पे इसको क्या है, रेयर किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर करते समय ध्यान रखना चाहिए कि नमी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, और सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो क्या है कि जब आवश्यकता पड़े, क्योंकि 2 या 3 दिन पुरानी जो लीव्स है, बस 2 या 3 दिन तक रख सकते हैं लीव्स को। उसके बाद क्या होता है कि एक तो उसमें से ट्रांसपायरेशन वगैरह से भी क्या है लॉस होने लगता है, प्लस क्या है जो नेचुरल उसकी क्वालिटीज़ है, जो उसके अंदर मिनरल्स वगैरह है वो कम होने लगते हैं। इसलिए फ्रेश लीव्स को यूज़ किया जाता है। अगर उनको स्टोर करना पड़े तो उनको क्या है, कूल स्थान, कूल प्लेस जो होते हैं, ठंडे स्थान होते हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, वहाँ रखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखा जाता है जूट के बैग में, और फिर इन बैग के अंदर लपेट के रख देते हैं, जिसको पानी से गीला करके रखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको फीड कराने से पहले, है ना, बिफोर फीड, जब इसको फीड करवाते हैं रेशम कीट को, तो उस समय ये क्या है, गीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गीली नहीं होनी चाहिए, या फिर बात करें वेट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं क्लाइमेट की या जलवायु के लिए, यानी कि जो मलबरी प्लांट है उसके लिए किस प्रकार की जलवायु की हमें आवश्यकता होती है। तो देखिए क्लाइमेट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर। तो इसका 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो बेस्ट माना जाता है। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, या तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये जनरली क्या है, जो है कूल क्लाइमेट का प्लांट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद देखिए, अगर बात करें जो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है ना, एक तो ट्रॉपिकल रीजन होता है, एक होता है टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या हो गया, उष्ण। ठीक है, या बात करें जहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, ठीक है ना, गर्मी भी नहीं कह सकते, जो है मीडियम सा जो क्या है इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ पे इसकी क्या है पूरे साल तक, है ना, पूरे वर्ष क्या है इसकी लीव्स हमें मिलती रहती है। पूरे वर्ष इसकी लीफ जो है लीफ का प्रोडक्शन हमें मिलता रहता है, क्योंकि ये टेम्परेचर का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फिट बैठता है। लेकिन अगर बात करें टेम्परेट रीजन की, या फिर जो जिसको बोलते हैं शीतोष्ण, यानी कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, इस कंडीशन में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है नवंबर से लेके मार्च तक के मंथ में, नवंबर से मार्च तक के मंथ में, उस समय क्या होता है ये डोरमेंट रहते हैं। डोरमेंट का मतलब क्या है, इस समय हमें क्या है लीफ का प्रोडक्शन जो है वो नहीं मिल पाता। तो जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे इस समय हमें लीफ का प्रोडक्शन नहीं मिलता, जबकि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पूरे साल हमें क्या है मिलते रहती है। क्लाइमेट मैंने आपको बता दिया, मेन तो इसका टेम्परेचर का फैक्टर है 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए या 38 से ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है इसके प्रोडक्शन में भारी गिरावट आती है। फिर देखिए बात करते हैं रेनफॉल की, यानी कि वर्षा की। तो देखिए 600 से लेके 2500 mm तक की जो बारिश होती है वो इसके लिए क्या है सूटेबल है। अब देखिए
इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है ड्यू टू लो रेनफॉल, या फिर बात करें कम वर्षा से। अगर वर्षा कम है उस कंडीशन में क्या होगा, इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि इसको समय समय पे क्या है एवरेज जो है बारिश की आवश्यकता पड़ती रहती है। देखिए औसत क्या है 50 mm बारिश जो है 10 दिन के बाद, यानी कि 10 दिन के अंतराल से 50 mm 50 mm बारिश अगर होती रहे तो वो इसके लिए सबसे बेस्ट है, वो इसके लिए परफेक्ट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं मॉइस्चर की या नमी की। तो 65 से 80% तक की जो नमी होती है वो क्या है इसके लिए बेस्ट होती है। नमी में भी अगर ये यानी कि क्रिटिकल कंडीशन होती है, अगर इससे बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी ये अच्छा नहीं होता, और कम हो जाए उस समय भी इसका प्रोडक्शन में गिरावट आती है। फिर बात करते हैं सनशाइन की। सनशाइन का मतलब क्या है, यानी कि सूर्य की जो लाइट है, ठीक है, सूर्य की जो ऊष्मा है वो इसको डायरेक्ट अगर बात करें तो जो टेम्परेट रीजन है, ठंडे जो पैलेस है, वहाँ पे 5 से 10 घंटे जो है पर डे, एंड जो ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा रहती है या दिन बात करें लाइट शाइन ज़्यादा होती है, वहाँ पे 9 से 13 घंटे तक इसको एवरेज क्या है पर डे सनशाइन मिलनी ज़रूरी होती है। उसके बाद देखिए बात करते हैं इसकी सॉइल की या मृदा की। तो मृदा में देखिए इसकी मृदा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सॉइल किस टाइप की होनी चाहिए। लोमी सॉइल यानी कि दोमट मृदा जो है वो यहाँ लिखा हुआ भी है, मैं चलो बता दूंगा आपको। देखिए मलबरी प्लांट जो है ये क्या एक पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब क्या होता है बहुवर्षी, बहुवर्षी प्लस डीप रूटेड, यानी कि इसकी जड़ क्या होती है गहरी जड़, एंड लॉन्ग सस्टेन यानी कि जो लंबे समय तक चलता है, ऐसा लंबे समय तक जो बना रहता हो, एंड मोनोकल्चर, मोनोकल्चर यानी कि इसके आप इसके साथ कोई दूसरी फसल वगैरह नहीं ले सकते। इसकी क्या है मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है, एकल फसल लेना कोई भी, उसको क्या कहलाता है मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर प्लांट है, यानी कि मलबरी का जो प्लांट है ये क्या है पेरेनियल, डीप रूटेड एंड लॉन्ग सस्टेन एंड मोनोकल्चर प्लांट है। तो हमें इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही क्या है सॉइल वगैरह का देखना पड़ता है। अब देखिए जो पोर्स, सबसे पहले तो पोर्स यानी कि जिस सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं यानी कि रंध्र जो होते हैं वो प्रॉपर हो है ना, उस प्रकार की लोमी, दोमट, लोमी क्या बोलते हैं दोमट, या फिर क्ले लोम, चिकनी दोमट जो होती है। चिकनी दोमट जो मृदा होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, इसके लिए विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि पानी को संग्रहित करने की अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए, प्लस उसके अंदर क्या होना चाहिए ड्रेनेज का अच्छा साधन होना चाहिए, आसानी से हम क्या जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकाल सके, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो ड्रेनेज वो क्या है बेस्ट होना चाहिए, ड्रेनेज जो है वो क्या होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। ये सब क्या है इसके लिए बेस्ट है इसके प्लांट के लिए, यानी कि जो मलबरी प्लांट है उसमें क्ले या क्ले लोम सॉइल हो विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड वेल ड्रेनेज। ठीक है, अच्छा जो है जल निकास की व्यवस्था हो तो वो इसके लिए क्या है बेस्ट रहती है। फिर देखिए लाइट एसिडिक सॉइल जो होती है, यानी कि सॉइल का टेम्परेचर पीएच जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, कितना 6.2 to 6.8 जो है पीएच, ये इसके लिए सबसे बेस्ट पीएच होता है। यानी कि हमें ये देखना है कि इस टाइप की जो सॉइल हो वो बेस्ट रहती है। क्ले और क्ले लोम के अलावा इसमें ऐसे तो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या है ब्लैक जो सॉइल होती है उसके अंदर भी इसकी जो होती है कल्टीवेशन, प्लस जो रेड सॉइल है उसके अंदर भी इसकी कल्टीवेशन देखी गई है साउथ इंडिया में। लेकिन बेस्ट सॉइल की अगर बात करें वो या तो क्ले या फिर क्ले लोम इसके लिए रहती है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर अब प्रिपरेशन ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का हमें क्या करना है तैयार करना है। तो प्रिपरेशन में देखिए क्या है, इतना कुछ खास नहीं है, बस ये है कि प्री मानसून, मानसून आने से पहले क्या करते हैं हम उसकी डीप प्लोइंग करते हैं। मानसून आने से पहले फील्ड की जो है क्या करते हैं डीप प्लोइंग करते हैं। उसके बाद वही ये किससे करते हैं मोल्ड बोल्ड प्लाउ से मेनली। बाकी इसके अलावा तो वही है कि लेवल देखते हैं, भूमि का लेवल सही होना चाहिए,
प्लस जो है वाटर के लिए देखना चाहिए कि चैनल वगैरह जो है वो कहीं पे भी क्या है बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, इस टाइप का सिस्टम होना चाहिए। प्लस ड्रेनेज वगैरह का जो है वो अच्छे से पहले से ही हम क्या है मेंटेन करके रखते हैं। तो इस प्रकार क्या है भूमि को जो है हम तैयार कर रखते हैं पहले से ही। फिर देखिए प्लांटिंग सीजन, प्लांटिंग सीजन की बात करें यानी कि इसकी प्लांटिंग कब की जाती है। रोपण, प्लांटिंग का मतलब क्या होता है रोपण। तो रोपण का जो सीज़न होता है, काल होता है, वो देखिए या तो हो अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है बसंत, यानी कि या तो बसंत ऋतु के समय, ठीक है, जब बसंत ऋतु स्टार्ट हो रही है उस समय, या फिर लेट ऑटमन, ऑटमन का मतलब क्या होता है पतझड़ का जो मौसम होता है, ठीक है, इस समय। तो या तो अर्ली स्प्रिंग या फिर लेट ऑटमन जो पीरियड होता है उस समय क्या करते हैं हम इसकी प्लांटिंग की जाती है, ठीक है। इसकी प्लांटिंग, इसके अलावा अगर बात करें तो जो रेनफेड सीजन होता है यानी कि बारिश का जो मौसम होता है उसका ध्यान रखा जाता है। बारिश का जो मौसम होता है उसमें ध्यान रखते हैं कि उस समय हमें इसकी प्लांटिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा नमी होती है, उसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर ये गलने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि उस समय बारिश के समय जो है हम इसकी प्लांटिंग नहीं करते हैं। प्लस देखिए अगर और बात करें प्लांटिंग की तो कटिंग का मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी क्या यूज़ लेते हैं, या तो रूट कटिंग, स्टेम कटिंग या फिर सीड। तो मेनली क्या है जो स्टेम कटिंग है वो ही बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद देखिए ये तो चलो प्लांटिंग सीजन की बात हो रही है। फिर देखिए मेथड्स की बात करें कि प्लांटिंग जो है वो किस किस मेथड से की जाती है। ये स्पेसिंग है रो टू रो, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, और प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। इसके देखिए दो मेथड्स हैं मेनली। एक तो पिट सिस्टम, पिट का मतलब क्या होता है गड्ढा, पिट का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा खोद के, ठीक है। ये कहाँ पे करते हैं कि इस एरिया में जो रेनफेड होता है, यानी कि जहाँ पे रेनफेड एरियाज जो है वहाँ पे क्या किया जाता है गड्ढे खोद के इसको लगाया जाता है। और रो सिस्टम में इसको लगाते हैं जो इरिगेटेड एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे यानी कि जो है प्रॉपर सिंचाई के चैनल हमें मिल सकते हैं आसानी से, उस एरिया में क्या करते हैं रो सिस्टम से लगाते हैं। देखिए पिट सिस्टम में रो टू रो स्पेसिंग रखते हैं 0.9, ठीक है, 0.9 टू 0.75 मीटर का जो है गैप रखते हैं। प्लस अगर प्लांट टू प्लांट की बात करें तो 0.9 टू 0.45। ऐसे ही अगर इसके अंदर बात करें जो रो सिस्टम होता है इसमें तो देखिए दोनों इक्वल रखते हैं, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो स्पेसिंग है वो सेम रखते हैं 0.45 टू 0.6 मीटर, ठीक है। ये जो है इसका जो है गैप रखा जाता है प्लांट टू प्लांट प्लस लाइन टू लाइन। अब देखिए क्लोज प्लांटिंग एक होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रिप सिस्टम। स्ट्रिप सिस्टम जो है ये बोला जाता है, ये जो हाई रेनफॉल एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, बंगाल के अंदर, वहाँ पे क्या है ये मेथड अपनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं देखिए स्ट्रिप टू स्ट्रिप, इसमें क्या होता है देखिए इस प्रकार से एक पट्टी होती है, इस प्रकार से एक पट्टी बनाई जाती है। अब इस पट्टी की डिस्टेंस तो क्या रखते हैं, एक पट्टी ये होगी, एक पट्टी ये हो गई, ठीक है। तो स्ट्रिप से स्ट्रिप की डिस्टेंस कितनी रखते हैं 0.6 मीटर, और एक पट्टी के अंदर 2 से 3 रो होती है इस प्रकार, ठीक है, 2 से 3 रो होती है एक पट्टी के अंदर। और इन रो की बीच की जो स्पेसिंग है, ठीक है, रो के बीच की प्लस प्लांट की इक्वल रखते हैं, यानी कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दोनों स्पेसिंग इसके अंदर इन लाइंस के बीच में, ये तो स्ट्रिप की होगी 0.6 मीटर, तो प्लांट टू प्लांट प्लस लाइन टू लाइन की जो स्पेसिंग है वो हम कितनी रखते हैं 0.15 मीटर रखी जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रिप सिस्टम है मेनली बंगाल के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेनफेड एरियाज है वहाँ पे क्या है इसको यूज़ किया जाता है। फिर देखिए प्लांट प्रिपरेशन, प्लांट प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि क्या होना चाहिए, एक तो 1 ईयर, 1 साल पुरानी क्या हो शाखा हो, ठीक है, कितनी मोटाई की होनी चाहिए, फिंगर साइज, ठीक है, फिंगर साइज़ की होनी चाहिए, यानी कि अंगुली के आकार की मोटाई होनी चाहिए। प्लस उसके अंदर क्या हो 3 से 4 बड्स हो,
ये सब ध्यान में रखा जाता है कि जो हम प्लांटिंग मटेरियल जो ले रहे हैं वो इस प्रकार का हो। वैसे तो सीड से भी ग्रो होता है, लेकिन मेनली जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, स्टेम कटिंग से किया जाता है। 1 साल पुरानी फिंगर जो है विड्थ की हो प्लस 3 से 4 बड्स जिसके ऊपर हो उसको लिया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि हम जो कटिंग ले रहे हैं वो किसी ऐसे प्लांट की नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी का नहीं हो, या फिर बात करें जिसके अंदर डिजीज़ वगैरह लगे हुए हो, तो ऐसे प्लांट से कटिंग कभी भी नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद देखिए इसको लगाने के लिए पिट की बात कर रहे हैं, गड्ढा विधि की अगर बात करें तो देखिए 40 सेंटीमीटर तो चौड़ाई में हो और 40 से 50 सेंटीमीटर डीप, यानी कि जो है गड्ढा है गहरा होना चाहिए। यानी कि 40 सेंटीमीटर तो गड्ढे की चौड़ाई होगी, प्लस क्या है 40 से 60 सेंटीमीटर जो क्या होना चाहिए वो जो है गहरा होना चाहिए। इसके बाद इस गड्ढे में क्या करते हैं, इन गड्ढों में जो बने हुए हैं इनमें 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम क्या करते हैं, कंपोस्ट या फिर जो FYM होती है, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की जो खाद होती है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स करते हैं। प्लस केमिकल फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो केमिकल फर्टिलाइज़र में क्या करते हैं हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस एंड 50 किलोग्राम पोटाश जो है प्रति हेक्टेयर की दर से इन गड्ढों के अंदर क्या है डाला जाता है, या तो गड्ढों में या फिर क्या अगर रो बनाई गई है तो उन रो के अंदर। इस प्रकार से प्लांट की प्रिपरेशन करते हैं और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने कटिंग वगैरह काटी हुई है उसको इसके अंदर लगाते हैं। लगाने के बाद क्या है उसके ऊपर 20 सेंटीमीटर की एक सॉइल की लेयर, यानी कि मृदा की क्या है हम क्या करते हैं उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं ताकि अच्छे से इसको कवर किया जा सके। डायरेक्ट जो है ये वाटर के या सनलाइट के या फिर किसी डिजीज़ या पेस्ट के कांटेक्ट में ना आए। इसके बाद देखिए बात करते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की। तो वैसे देखा जाए तो बारिश के सीज़न में तो सिंचाई की आवश्यकता होती नहीं इसको, ठीक है, लेकिन ऐसे एरिया जहाँ पे क्या है बारिश कम होती हो, ठीक है, जहाँ बारिश कम होती हो वहाँ पे प्रॉपर नमी का ध्यान रखा जाता है। और जैसे ही नमी की कमी हो उस प्रकार प्लांट को ऑब्जर्व करके इसके अंदर हमें क्या है इरिगेशन करते रहना चाहिए। यानी कि नमी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या है डिजीज़ वगैरह लगते रहते हैं। वैसे इतनी ज़्यादा इसको इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर देखिए बात करते हैं प्रूनिंग की। प्रूनिंग कटाई छटाई जो होती है, वैसे तो प्रूनिंग जो की जाती है वो किस लिए की जाती है, शेप देने के लिए, प्लांट को शेप देने के लिए की जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होती है जो नीचे की पुरानी जो बड्स होती है, ठीक है, ओल्ड ब्रांचेस जो होती है, पुरानी शाखाएं जो होती है उनको काटने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, प्रूनिंग की जाती है। प्रूनिंग देखिए इसमें 2 टाइप की होती है, एक तो होती है बॉटम और मिडल, मेनली 2 चीज़ तरीके से की जाती है। बॉटम का मतलब क्या हो गया नीचे से, और मिडल का मतलब हो गया बीच वाला पोर्शन। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु जो होती है ना, यानी कि जुलाई का जो मंथ होता है लगभग, उस जुलाई के मंथ के आसपास क्या की जाती है, इसमें प्रूनिंग की जाती है। प्रूनिंग देखिए क्या करते हैं, बॉटम प्रूनिंग क्या होती है, ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर की हाइट पे क्या करते हैं हम पुरानी जो शाखाएं वगैरह हैं उनको काट देते हैं। प्लस मिडल में क्या होता है 45 to 60 सेंटीमीटर की जो हाइट होती है, 45 से 60 सेंटीमीटर की हाइट पर क्या करते हैं हम उसको काट देते हैं। अब इससे क्या होगा, एक तो पुरानी जो शाखा है वो हट जाएगी, प्लस क्या है जो एनर्जी उसमें लग रही थी अब वो एनर्जी डाइवर्ट होगी और नई जो लीव्स है, नई ब्रांचेस जो है कलिकाएँ निकलेगी उसमें काम आएगी। तो इस प्रकार क्या है इसमें ये प्रूनिंग भी की जाती है। फिर देखिए बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग की अगर बात करें या फिर बात करें तुड़ाई की, है ना, तो हार्वेस्टिंग इसमें होती है 3 टाइप की, ठीक है। एक तो होती है लीफ पिकिंग, यानी कि हम क्या करते हैं जो पत्ती है ना, पत्ती को तोड़ना। इसमें क्या करते हैं हम इंडिविजुअल यानी कि सिंगल जो है लीफ को पिक करते हैं, यानी कि एक एक करके पत्ती को तोड़ते हैं। इसके लिए क्या है रेगुलर ऑब्जर्व किया जाता है, हर दिन या 1-2 दिन छोड़ के क्या है पत्तियों को देखते हैं और अच्छी जो पत्तियां दिखने में अच्छी हो प्लस जिनमें अच्छे न्यूट्रिएंट या जो पक्की हो ऐसी पत्तियों को क्या करते हैं हम तोड़ते हैं एक एक करके और फिर इनको फीड करवाया जाता है। जो अगर बात करें लेबोरेटरी कंडीशन में या फिर यानी कि जहाँ पे इनकी रेयरिंग की जा रही है वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली थिंग तो हम क्या करते हैं जितनी आवश्यकता हो
तभी इसकी पिकिंग करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि पहले से पिक करना है, तब उस समय क्या करते हैं, हम इनको स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो जूट बैग होते हैं, जूट के जो थैले होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रहते हैं। जूट के थैलों को पत्तियों के बाहर लपेट देते हैं, फिर उसको पानी से क्या करते हैं, नम रखते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। प्रूनिंग करने के लगभग 10 वीक बाद, ठीक है, 10 वीक आफ्टर 10 वीक ऑफ प्रूनिंग, प्रूनिंग के 10 वीक बाद लगभग हम क्या करते हैं, लीफ की पिकिंग करते हैं। और फिर इसको लगभग 7 से 8 वीक तक क्या है, हम इसकी तोड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लीफ पिकिंग की बात। फिर है ब्रांच कटिंग की। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, लीफ, इंडिविजुअल लीफ को या सिंगल लीफ को नहीं काट के जो छोटी छोटी शाखाएँ जो होती हैं उनको काटते हैं। ठीक है, अब इन शाखाओं को काटने के बाद क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या है, इससे देखिए कई फ़ायदे। एक तो लेबर सेविंग, यानी कि एक एक पत्ती अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें क्या है, लेबर की आवश्यकता ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा कॉस्ट आएगी हार्वेस्टिंग की। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, जो छोटी छोटी ब्रांचेस जो होती है, शाखाएँ होती है, उनको काट लेते हैं, जिसके ऊपर 8 से 10 या 15 पत्तियाँ रहती है। फिर उनको क्या है, डायरेक्ट उन्हीं को स्टोर कर लेते हैं और उनके ऊपर नेचुरल कंडीशन में उनको हम क्या है, उस पर रेयरिंग करते हैं, यानी कि उनको फीड करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्रांच कटिंग। और थर्ड है इसमें होल शूट हार्वेस्ट, यानी कि पूरी जो शाखा है उसको काट देते हैं। ठीक है, इसमें तो देखिए छोटी छोटी शाखाओं को काटते हैं, इसमें जो पूरी जो शाखा होगी उसको काट देते हैं और फिर इसको फीड करने के लिए उसको प्रोवाइड करवाते हैं सिल्क वर्म को। फिर नेक्स्ट है देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ लीव्स, यानी कि उसका जो है हमें क्या करना है, प्रिजर्वेशन करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, संरक्षण कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि देखते हैं कि कूल एनवायरनमेंट हम क्या है इसको प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो देखिए इसको जहाँ तक संभव हो, जब आवश्यकता हो तभी इसकी पिकिंग की जाती है, तभी तोड़ा जाता है। लेकिन अगर तोड़ना पड़े तो प्रॉपर इसको कूल एनवायरनमेंट प्लस क्या है, मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं, नमी जो है उसको मेंटेन रखते हैं, जूट बैग में स्टोर करते हैं। प्लस ये देखा गया है कि 2 से 3 दिन बाद, लीफ तोड़ने के 2 से 3 दिन बाद उसमें क्या होता है, एक तो ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ट्रांसपायरेशन से लॉस जो है वो ज़्यादा होने लगता है। प्लस क्या है, लीफ जो है वो ड्राई होने लगती है और उसके अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह है उनकी कमी होने लग जाएगी। तो इससे क्या है, ये उत्तम क्वालिटी की नहीं रहते। और ऐसी लीव्स को अगर इनको खिलाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें जो रेशा प्राप्त होगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखा जाता है। तो ये तो थी मलबरी की प्लांटिंग। ठीक है, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। देखिए मॉरिकल्चर, इंसेक्ट रेयरिंग एंड कोकून प्रोडक्शन और थ्रेडिंग। तो मॉरिकल्चर के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया कि कैसे इसकी खेती करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसके ऊपर कैसे जो सिल्क वर्म है उसको रेयरिंग करेंगे और कैसे उससे कोकून प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रेडिंग, इसकी रीलिंग, यानी कि जो रेशा है उसको कैसे अलग किया जाता है, कैसे उसको स्टोर करते हैं, इन सब के बारे में। ओके, थैंक यू।